वेलकम यू ऑल इन दी लेक्चर ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। देखो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा था कि जो एग्जांपल्स होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइट्रेशन के लिए कौन से यूज़ करते हैं। जैसे हमने एसिड बेस टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टाइट्रेशन, इन सभी केसेस में इनके जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है ये देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि जो कॉन्सेंट्रेशंस होता है वो हम किस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए हम जो टर्म्स यूज करते हैं वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है तो ये डिटेल्स में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद नॉर्मेलिटी ये भी हो चुका था। और जैसे कि इसमें आपको दिखता है कि जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी है इसमें हमें क्या करना पड़ता है। इन केस ऑफ मोलैरिटी यहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट लेना पड़ता है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट लेना पड़ता है सोल्यूट का। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो आपको पता है। जो ये इक्विवेलेंट वेट इन केस ऑफ द नॉर्मेलिटी हमें चाहिए, इक्विवेलेंट वेट चाहिए जो नॉर्मेलिटी के केसेस में हमें ये लगता है इक्विवेलेंट वेट। तो मैंने कहा था कि ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे और उसके आगे का पोर्शन भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन आपको पता ही होगा, फिर भी हम जब वो इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करेंगे वो पोर्शन भी देख लेंगे। देखो ये जो इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन होता है, इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन डिपेंड्स करता है कि किस टाइप की ये रिएक्शन है। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। वो रिएक्शन किस टाइप की है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो देखो अगर हमें इक्विवेलेंट वेट एसिड का निकालना है, बेस का निकालना है, सॉल्ट का निकालना है या फिर किसी ऑक्सीडेंट या फिर रिडक्टेंट का निकालना है तो वो सब के लिए कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, तो कोई एसिड है, मान लो HCl है, H2SO4 है या फिर और कोई एसिड है जो कि प्रोटिक एसिड है। आपको पता है कि एसिड क्या होता है कि जो एसिड वाटर के सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करता है ऐसा सब्सटेंस एसिड होता है। तो यहाँ पर उसी से कंसर्न है ये। देखो हमें क्या करना होता है, अगर जिस किसी भी एसिड का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है उस एसिड का सबसे पहले हमें लेना होता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट लेना होता है और उसको डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस, यानी कि उस एसिड की बेसिसिटी के से उसको डिवाइड करना होता है। अब एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस जो भी एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं basicity of acid। यानी कि in case of the acids we have to take the molecular weight and divide it by the basicity of that acid। मान लो कि अगर आपके पास HCl है तो इन केस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो यहाँ पर एक ही H पॉजिटिव आयंस होगा। तो हमें क्या करना होता है, HCl का सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर वेट लेंगे। अब HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, HCl का मॉलिक्यूलर वेट है 36.5। अब ये कैसे आता है 36.5, तो देखो क्लोरीन का एटॉमिक वेट है 35.5 और हाइड्रोजन का 1 है, तो कुल मिला के हो गया 36.5। अब इसको हम इसकी बेसिसिटी से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि जितने भी इसमें रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसमें एक ही रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस है, देखो एक ही है, आपको पता है ये मोनोबेसिक एसिड है तो एक ही होगा, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे, यानी कि HCl का इक्विवेलेंट वेट होगा 36.5। कितना होगा, 36.5 होगा। अगर आप H2SO4 की बात करेंगे तो H2SO4 के केसेस में क्या होता है, H2SO4 जो है उसमें देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितने होते हैं, 4 होते हैं और एक सल्फर भी होता है। तो इन सब का आपको जो एटॉमिक वेट है वो कंबाइन करना पड़ेगा। हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, 2 होगा। सल्फर के लिए कितना होता है, सल्फर होता है
32 एंड ऑक्सीजन होता है 16। तो देखो ये 2 हो जाएगा क्योंकि ये 2 बार हाइड्रोजन है, 1 इंटू 2 2, सल्फर हो जाएगा 32, सल्फर 32 एंड ऑक्सीजन जो है वो 16 होता है, तो 16 इंटू 4 यानी कि 64। तो कुल मिला के क्या होता है कि यहाँ पर हम जब सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 के लिए लेंगे तो हाइड्रोजन के लिए हम 2 लेंगे एटॉमिक वेट, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 64, तो कुल मिला के हो गया 98। अब 98 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, किसका? H2SO4 का। तो देखो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस इसमें कितने होते हैं H2SO4 में? तो H2SO4 में 2 होंगे, तो H2SO4 में 2 होंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो आएगा वो आएगा 49। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एसिड के केस में कैसे निकालते हैं। जो भी एसिड आपको दिया है सबसे पहले आपको उसकी बेसिसिटी कितनी होती है वो पता होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस कितने हैं उसमें वो आपको पता होने चाहिए, और पता होते ही है। ये आसान है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। और जो मॉलिक्यूलर वेट का कैलकुलेशन होता है वो तो आपको पता है ना, एटॉमिक वेट जो है उनको कंबाइन करना पड़ता है, सम ऑफ द एटॉमिक वेट गिव यू मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट लेंगे, उनका कॉम्बिनेशन प्लस करेंगे, उनको हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर वेट, और उसको जो भी एसिड हमें दिया है उसके बेसिसिटी से उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस जितने भी होंगे उससे उसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं। HCl के केसेस में इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 36.5, तो इसको हमने 1 से डिवाइड कर दिया क्योंकि ये मोनोबेसिक एसिड है, इसमें एक ही H पॉजिटिव आयंस रिप्लेसेबल है। और दूसरा, in case of the H2SO4 it has a molecular weight of 98 and there are the two number of replaceable H positive ions. There are 2 H positive ions replaceable, so divide 98 by 2, you will get 49. So this is the equivalent weight for the H2SO4 and HCl. So अभी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। अब कोई भी एसिड हो तो इसी तरह से उसका इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन कोई बेस होगा, तो बेस के लिए देखो क्या है, बेस के लिए भी वही है, लेकिन बेस में आपको पता है कि बेस क्या करता है कि वाटर में OH नेगेटिव आयंस को फर्निश करता है, OH नेगेटिव आयंस को फर्निश करता है बेस। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, जिस तरह से इस केस ऑफ एसिड के केस में हमने H पॉजिटिव आयंस लिया था, उसी तरह से बेस के केस में हम OH नेगेटिव आयंस लेंगे, और जितने भी OH नेगेटिव आयंस होंगे वो उस बेस की एसिडिटी होगी। तो यहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी लेनी है, पर्टिकुलर जो भी बेस आपको दिया है उसकी। तो मॉलिक्यूलर वेट जो भी बेस है उसका इसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से एसिड की लिया था। सम ऑफ द एटॉमिक वेट यू विल गेट अ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। तो उसमें कितने OH नेगेटिव आयंस है उतने OH नेगेटिव आयन से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब रिप्लेसेबल जो भी OH नेगेटिव आयन है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। चलो एग्जांपल लेते हैं NaOH का। कॉमन बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो, अगर हम इसको वाटर में ऐड करेंगे तो इसमें से एक ही OH नेगेटिव आयंस निकलेगा। कितने ये निकलेंगे? एक ही निकलेगा, एक ही है इसमें दिख रहा है, एक ही OH नेगेटिव आयंस निकलेगा। अब हमें लेना है इस बेस का यानी कि NaOH का मॉलिक्यूलर वेट। तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? देखो, सोडियम का होगा 23, सोडियम कितना होगा? एटॉमिक वेट होता है 23। ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन होगा 16, और हाइड्रोजन कितना होगा? 1। तो कुल मिला के ये कितना हो गया? ये हो गया 40। कितना हो गया? 40। तो NaOH का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है? 40 होता है। ओके,
अब इसको आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस जितने होंगे उससे इसको डिवाइड करना है। कितने हैं इसमें, एक ही है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1 से, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना बन जाएगा, इक्विवेलेंट वेट भी बन जाएगा 40। ठीक है। जिन केसेस में एसिडिटी या बेसिसिटी 1 होती है उनका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम ही होता है। जैसे कि HCl के केसेस में देखो सेम ही है, मॉलिक्यूलर वेट भी 36.5 है और इक्विवेलेंट वेट भी 36.5 है। इन केस ऑफ द NaOH भी वैसा ही है, यहाँ पर 1 से डिवाइड कर रहे हैं यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 है और इक्विवेलेंट वेट भी 40 है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, जिन केसेस में एसिडिटी या बेसिसिटी 1 होती है उसी केसेस में ऐसा होता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, और एक बेस CaOH/2, CaOH/2। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, कैल्शियम का कितना होता है, एटॉमिक वेट कैल्शियम का होता है 40, कितना होता है 40 होता है। देन ऑक्सीजन जो है इसमें 2 बार है, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 2 कितने होंगे 32, यानी कि 32। और ये जो हाइड्रोजन है ये भी 2 बार है, OH ग्रुप 2 टाइम्स है ना यहाँ पर, तो हाइड्रोजन भी कितनी बार है 2 बार है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए हम 2 लेंगे। अब देखो कितना हो गया, ये हो गया 74। तो 74 हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें मिल गया है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट है 74। अब मॉलिक्यूलर वेट 74 है, तो इसको हमें नंबर ऑफ जितने भी इसमें OH नेगेटिव आयन है रिप्लेसेबल उससे इसको डिवाइड करना है। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में OH नेगेटिव आयंस जो है वो 2 है, सो 74 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट अ 37, यू विल गेट अ 37। तो 37 इसका मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो देखो जैसे कि 2 एग्जांपल से मैंने समझाया, इन केस ऑफ द HCl क्या होता है, इन केस ऑफ H2SO4, HCl और H2SO4 एसिड है तो उनके लिए हम बेसिसिटी लेंगे, और जो NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस है तो इनके लिए हम इनकी एसिडिटी लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस जितने भी होंगे। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट लेना है, मॉलिक्यूलर वेट को उसके एसिडिटी इन केस ऑफ द एसिड और इन केस ऑफ बेस एसिडिटी से, और इन केस ऑफ द एसिड बेसिसिटी से उसको डिवाइड कर देना है। इस तरह से आप किसी भी एसिड का या फिर किसी भी बेस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड्स होता है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो पहले हम एसिड के लिए और बेस के लिए देख रहे हैं कि इस तरह से होता है। आगे चलते हैं। मान लो कि कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन है, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन है, इसका मतलब है किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होगा तो किसी स्पीशीज का रिडक्शन होगा। तो इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो किस तरह से करेंगे। देखो सबसे पहले हमें उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें लेना पड़ता है हमें मॉलिक्यूलर वेट, जो भी ऑक्सीडेंट होगा या फिर रिडक्टेंट होगा उसका आप मॉलिक्यूलर वेट लीजिए, और उसमें उस रिएक्शन में जो भी रिडॉक्स टाइट्रेशन है, जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी उस रिडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें गेन हो गए हैं उतने ही लॉस्ट होते हैं, ये इक्वल होता है गेन और लॉस्ट। तो आप गेन लीजिए या फिर लॉस लीजिए, एक ही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट, इससे मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दीजिए। तो
जब आप ऐसा करेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, जो भी आपको दिया है, ऑक्सीडेंट दिया है या फिर रिडक्टेंट दिया है, उसका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे और उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाएगा। सिर्फ हमें उस रिएक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन यानी कि रिडॉक्स टाइट्रेशन है, तो इसमें इन्वॉल्व रिडॉक्स रिएक्शन ही होगी। तो जो रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन में किसी स्पेसीज का ऑक्सीडेशन होता है तो किसी का रिडक्शन होता है और ये साइमल्टेनियसली होता है। मतलब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो किसी का घटेगा, तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लॉस्ट होते हैं वो नंबर आपको लेना है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट को उस नंबर से डिवाइड कर देना है। यू विल गेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। देन नेक्स्ट चलते हैं, देखो कि एसिड के लिए हो गया, बेस के लिए हो गया। अब देखते हैं सॉल्ट के लिए। अब कोई भी सॉल्ट आपके पास होगा तो उसमें आपको क्या करना है, उस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट लेना है। और उसको डिवाइड कर देना है टोटल चार्ज ऑन कटायन। मैंने यहाँ पर सिर्फ कटायन लिखा है, कि अनायन लिखा तो भी चलता है, टोटल चार्ज ऑन अनायन लिखा तो भी चलता है, क्योंकि उनका सम एक ही होता है। तो आप चार्ज ऑन कटायन लीजिए या फिर चार्ज ऑन अनायन भी ले सकते हैं, टोटल चार्ज लेना पड़ेगा। टोटल चार्ज ऑन कटायन लीजिए। मान लो कि कोई सॉल्ट आपको दिया है और उसमें आप उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं सोडियम क्लोराइड, कॉमन वाला एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड लेते हैं। इन केस ऑफ द सोडियम क्लोराइड, देखो इसमें कौन सा कटायन है, इसमें Na पॉजिटिव कटायन होगा और Cl नेगेटिव आनायन होगा। अब Cl नेगेटिव ले लिया, आनायन ले लिया तो इस पे भी एक ही चार्ज है, या फिर कटायन ले लिया तो इस पे भी एक ही चार्ज है, इसलिए आप टोटल चार्ज ऑन कटायन और आनायन ले सकते हैं। तो आप और है वो दोनों को मत काउंट करिए, मतलब आप आइदर कटायन लीजिए या फिर आनायन लीजिए। तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा है कि कटायन पे कितना चार्ज है वही हम लेंगे। तो देखो इन केस ऑफ द सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी कि इसका फॉर्मूला वेट निकालना है। आयनिक कंपाउंड है तो फॉर्मूला वेट भी कहते हैं इसे। तो फॉर्मूला वेट इसका निकालना है। तो देखो सोडियम के केसेस में अभी हमने देखा है कि सोडियम के लिए एटॉमिक वेट कितना होता है, ये होता है 23। Na पॉजिटिव का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने से उसके वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो Na पॉजिटिव यहां पर ये होगा 23, और क्लोरीन जो निगेटिव है, क्लोरीन के लिए है 35.5। 35.5 टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 58.5। 58.5 ओके। अब ये सोडियम क्लोराइड का ये हो गया है मॉलिक्यूलर वेट। अब सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता हो गया कि 58.5 है। तो हमें क्या करना है, चार्ज ऑन कटायन जो भी होगा उससे इसको डिवाइड कर देना है। अब ये 58 है, 58.5 है, तो इसको हमें डिवाइड कर देना है 1 से, क्योंकि चार्ज ऑन कटायन कितना है यहाँ पर 1 ही है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 से। तो देखो जब हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो उतना ही आएगा, यानी कि जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट है उतना ही इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा 58.5। तो इस तरह से किसी भी सॉल्ट के लिए भी आप निकाल सकते हैं। ओके तो जो कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं हम नॉर्मेलिटी में, मोलैरिटी में, वो उसके लिए अगर मोलैरिटी है तो हमें मॉलिक्यूलर वेट लगता है, और इन केस ऑफ द नॉर्मेलिटी हमें इक्विवेलेंट वेट लगता है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी मैंने आपको बताया है, एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए, या फिर किसी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अगर वो रिडॉक्स रिएक्शन है तो। उसके बाद जो दूसरे वे होते हैं जिनमें हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, उसमें से तीसरा ये है मोलैलिटी। देखो पहले वाला कौन सा था, मोलैरिटी था।
दूसरा नॉर्मेलिटी था और तीसरा वाला ये है मोलैलिटी। मोलैलिटी तो इसमें और मोलैरिटी में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क है। लेकिन देखो इन केस ऑफ दी मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर होते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर होते हैं। इन केस ऑफ मोलैलिटी हमें क्या करना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट लेना है, मतलब ये सिर्फ हमें केजी में लेना है, इसका वेट लेना है, वहां पर हम 1 लीटर वॉल्यूम लेते थे। तो बस इतना ही फर्क है इन दोनों में, मोलैलिटी में और मोलैरिटी में। तो ये तीसरा वे है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, मोलैलिटी। और भी वे हैं, देखते हैं कौन से हैं। देखो ये नंबर 4 है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अब ये जो मोल फ्रैक्शन होता है, ये मोल फ्रैक्शन, ये आपको रोमन के 10 के जैसा सिंबल दिख रहा होगा। एक्चुअली ये रोमन एक्स नहीं है या फिर रोमन 10 नहीं है, ये एक्चुअली एक ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं काय, CHI। दिस इज अ ग्रीक लेटर, दिस इज अ ग्रीक लेटर और इसको कहते हैं काय, चाय नहीं काय। ओके, तो आप इसको एक्स मत समझिए या फिर रोमन का 10 मत समझिए, ये काय का सिंबल है। ये कुछ थोड़ा सा इस तरह का होता है, थोड़ा सा इस तरह का होता है, इस तरह का। तो यहाँ पर सिंपली एक्स के जैसा ही लिखा है। ओके, तो मोल फ्रैक्शन काय क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी ऑल द स्पेसीज प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशंस। उस सॉल्यूशंस में जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स है पूरे स्पेसीज के, ऑल स्पेसीज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल स्पेसीज प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस में जितने भी स्पेसीज हैं उनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उसमें से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो भी हमें चाहिए, जिस सोल्यूट का हम ले रहे हैं उस सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल, जो भी टोटल होंगे उसमें से। देखो मान लो कि मोल फ्रैक्शन फॉर कंपाउंड A is a chi A, then chi B is a mole fraction for the component B, B कंपोनेंट के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे कंपोनेंट A के लिए, अगर हमें A का निकालना है तो A और B में से निकालना पड़ेगा। तो ये किस तरह से आएगा, देखो देखो किस तरह से आएगा। मान लो हमें A के लिए निकालना है, तो A के लिए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A यानी कि Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A अपॉन टोटल, टोटल कौन कौन से प्रेजेंट है उसमें, Na और Nb दोनों है कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B, इन दोनों में से हमें ये चाहिए, मतलब कौन सा चाहिए, मोल फ्रैक्शन फॉर A चाहिए। तो आउट ऑफ इन दोनों में से इसका चाहिए, तो इस तरह से इनका रेशो बनता है कि टोटल में से जिसका हमें चाहिए वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B, मतलब इन दोनों में से जो हमें चाहिए वो। तो इस तरह से ये बन जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। सिमिलरली अगर B के लिए चाहिए तो किस तरह से बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट B Nb अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B, टोटल में से इसका चाहिए हमें, ठीक है। और देखो जो मोल फ्रैक्शन होता है, ये मोल फ्रैक्शन फॉर द ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 ही होता है, ये हमेशा 1 ही होता है। कितने भी कंपोनेंट हो उनकी हम जब सम करेंगे, उनकी जब प्लस करेंगे तो ये 1 ही होता है। मान लो कि कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी कि 2 कंपोनेंट है उसमें, बाइनरी 2 बाय 2, तो देखो अगर A और B 2 कंपोनेंट है, इनका मोल फ्रैक्शन हम लेंगे और उनका सम कर देंगे तो 1 ही आएगा। या फिर कोई टर्नरी
सॉल्यूशन है, यानी कि 3 कंपोनेंट्स सिस्टम है, तो ए बी और सी इस तरह से 3 कंपोनेंट्स है और इनका भी मोल फ्रैक्शन हम लेंगे तो वो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये आप याद रखिए कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन फॉर द ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 ही होता है। देन परसेंट कंपोजिशन में भी हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो परसेंट कंपोजिशन में किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, देखो पहला है बाय वेट परसेंट 100। ओके, तो बाय वेट क्या होता है, देखो परसेंट कंपोजिशन वेट बाय वेट है, ये बाय वेट परसेंट कंपोजिशन by weight is the number of gram of solute present in a 100 gram of solution। मान लो आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया है, उसमें कितना ग्राम वो सोल्यूट प्रेजेंट है, यानी कि हम सॉल्यूशन भी ग्राम में लेंगे और जो सोल्यूट है वो भी ग्राम में लेंगे, यानी कि वेट बाय वेट। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहां पर दोनों हम वॉल्यूम ही लेंगे। देखो ये क्या होता है, द परसेंट कंपोजिशन बाय वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द 100 cc, यानी कि 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। कोई 100 ml सॉल्यूशन है तो उस 100 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना ml है। फॉर एग्जाम्पल अगर 20% इथेनॉल है, 20% इथेनॉल का सॉल्यूशन है विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ 20 ml ऑफ इथेनॉल। देखो कितना, 20 ml ऑफ इथेनॉल कितने वाटर में, 80 ml ऑफ वाटर में हमें लेना है। तो ये भी हमने वॉल्यूम लिया है, ये भी हमने वॉल्यूम लिया है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाय वॉल्यूम बोलेंगे। बाय वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम था इथेनॉल का, 20 ml है, सॉरी यस 20 ml इथेनॉल है और 80 ml वाटर है, तो कुल मिला के हो जाएगा 100। तो ये हो गया परसेंट कंपोजिशन बाय वॉल्यूम। थर्ड वे होता है वेट पर वॉल्यूम। अब हम वेट लेंगे नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट, किसी सोल्यूट को हम ग्राम में लेंगे और सॉल्वेंट ml में होगा, मतलब हमने कहते हैं कि 2 ग्राम है 100 ml में, 4 ग्राम है 100 ml में, तो इस तरह से ग्राम बाय वेट पर वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये भी वे है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। पहला वाला था मोलैरिटी, देन था नॉर्मेलिटी, थर्ड वन इज मोलैलिटी, देन फोर्थ वन इज मोल फ्रैक्शन एंड फिफ्थ वन इज अ परसेंट कंपोजिशन। और परसेंट कंपोजिशन में बाय वेट बाय वॉल्यूम और बाय वेट पर वॉल्यूम। इसके आगे कुछ हमें न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज कर दीजिए। जो भी वीडियो आपके पास है, मतलब लिंक दिया हुआ है मैंने, तो वो वीडियो को फिर से देख लो और इसको भी देख लो। इसके आगे हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी या फिर ये कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म्स हमने अभी पढ़े हैं उसके बेसिस पे होंगे। ठीक है, थैंक यू।